चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये है मृदा अपरदन और संरक्षण। इस बारे में हम लोग पहले भी बात किए हैं कि मृदा अपरदन को हम लोग रोकेंगे कैसे। तो जिन वजह से मृदा अपरदन होता है उस सब घटना को हम लोग कम करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा पिक्चर दिखाया गया है। ये देखिए कैसे मृदा अपरदन होता है। किसी क्षेत्र में अगर नदी है तो नदी जब बहती है तो उसका जो धारा है नदी का, वो अपने तटों को काटते हुए जाती है। या कभी बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा तट को काट करके एकदम ये ख़त्म कर दिया जाता है। कभी कभी तो आ, नदी के बीच में जो मिट्टी का हिस्सा होता है जो बहुत उपजाऊ होता है, वो बाढ़ आने के बाद ना पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारा अरवल में पहले था सोन नदी, जो दो हिस्सा में बटी हुई है, तो बीच में एक बहुत उपजाऊ बहुत अच्छा टापू था। अब तो बहुत कम उसमें चीज़ों की बुआई होती है। वो वजह ये हुआ कि एक बार बाढ़ आया था, तो बाढ़ आने के थोड़ा तेज पानी था, ज़्यादा बाढ़ आया था, तो इस तरह से जो हमारा सोन वाला हिस्सा था, एक ऊपर धारा था एक नीचे धारा था, और बीच में ये जो मिट्टी था ना, ये बहुत उपजाऊ था। लेकिन जब बाढ़ आया तो ये पूरा एकदम ऊपर से बह करके पानी चला गया और पूरा मिट्टी को काट के लेके चला गया। ऊपर वाला सारा मिट्टी खत्म हो गया, तो उपजाऊपन भी खत्म हो गया और टापू भी उबड़ खाबड़ हो गया। लेकिन अभी फिर से देख रहे हैं कि उस पर धीरे धीरे जो है खेती हो रहा हल्का फुल्का। लेकिन उस टाइम जो था उसमें आलू बोया जाता था और बहुत दूर एरिया था और उसमें बहुत अच्छा अ, खेती होता था। तो मृदा अपरदन पानी से ज़्यादा होता है, मतलब बाढ़ से ज़्यादा होता है। बाढ़ ना आए इसका उपाय अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। बात समझ गए? मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। हाँ देखिए कैसे, एक तरफ यहाँ से कटा मिट्टी तो कहीं बह करके तो जाएगा, जहाँ बह करके जाएगा वहाँ मिट्टी बनेगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहा कि यहाँ मिट्टी बन रहा है और यहाँ कट रहा है। एक तरफ कटेगा तो दूसरा तरफ बनेगा, साथ साथ होती है निर्माण और बर्बादी दोनों कहिए। हाँ तो देखिए यहाँ पर, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन मतलब आदमी जो है वन की कटाई कर दे रहा है। अति पशुचारण, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। बहुत ज़्यादा पशुचारण कर देने से क्या होगा कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा पशुचारण होगा तो ये जो ऊपर आपको मिट्टी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है हरा हरा घास या जो कुछ भी, ये घास नहीं रहेगा। और इस घास के होने की वजह से ये मिट्टी को जो होल्ड करने का गुण था इनके जड़ों में, वो नहीं रह पाएगी। अति पशुचारण में ये हो जाएगा गड़बड़। अब जब थोड़ा बहुत भी बारिश होगा ना, बस सब मिट्टी कट करके पानी में चला जाएगा, वो पानी बहा के लेके चल जाएगा। निर्माण, निर्माण में भी, निर्माण मतलब वहाँ जैसे पुल का निर्माण हुआ, ये रोड का निर्माण हुआ, रेलवे का निर्माण हुआ, भवन का निर्माण हुआ, ये सब। खनन, खनन से भी मिट्टी का जो है गुणवत्ता घट जाता है। खनन मतलब अब मान लिया जाए कि इसके नीचे कोयला है तो ऊपर तो खोद देंगे तो उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगा। तो कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, पवन मतलब हवा, हिम नदी, हिम नदी जैसा भी नदी दिखा है, जो हिम मतलब बर्फ से जो नदियां बनती हैं। और जल मृदा अपरदन करते हैं। हिम नदी भी मृदा अपरदन करती हैं, जल भी मृदा अपरदन करती हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है। मृतिका युक्त मतलब जिसमें चीजें जो है पेड़ पौधा का या ह्यूमस वगैरह या और भी डेड मटेरियल जो बहुत ज़्यादा हो, उस मिट्टी को काट करके, जो मुलायम मिट्टी है उसको काट करके इस तरह से वाहिकाएं बना देती हैं, अवनलिकाएं जिनको कहते हैं, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। बताइए इसमें कैसे जोता जाएगा? मिट्टी तो बीच बीच में कट 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 करके एकदम गड्ढा गड्ढा हो गया, अब इसका जुताई नहीं हो पाएगा। इसे उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड कहते हैं। उत्खात भूमि, बैडलैंड। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि
को खड कहा जाता है। चंबल मध्य प्रदेश वाला एरिया में, और वहाँ बहुत ज्यादा ऐसा भूमि है जिसके वजह से वहाँ पर चंबल के डाकू भी इन भीड़ों में छुपे रहते थे। ऐसे ऐसे लुका करके है, कहाँ कहूँ कौन लुका है कोई पता नहीं। इधर से होकर के पुलिस गुजरा, अटैक मार दिया। बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था उधर। और इधर खेती उती तो होता नहीं, वीरान जैसा बना हुआ रहता है, तो लोग आते जाते नहीं थे। तो डाकुओं का यह अड्डा बन गया था, जिनको हम रेवाइन बोलते हैं, खड बोलते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता चला जाता है। हाँ, विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए मतलब पूरा क्षेत्र में जल है और नीचे की तरफ बहता चला जा रहा है, ढाल के साथ बहता चला जा रहा है। इसमें क्या होगा, मिट्टी भी साथ साथ लेके चल जाएगा। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को ऊपरी मृदा घुलकर, ऊपर वाला मिट्टी जो है घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। चादर अपर्दन क्यों? क्योंकि यह एकदम पूरा एक एरिया में साथ में लेकर के जा रहा है ना, तो एक चादर जैसा, एक बेल्ट जैसा इसको लेकर के बह जा रहा है। इसको हम सीट एरोजन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान, पवन मतलब बहती हुई हवा, तेज हवा जब रहे तो ऊपर वाला मिट्टी को के कण को उड़ा के लेके चला जाता है। मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। मिट्टी हवा से भी अपर्दन होता है, और चादर अपर्दन मिट्टी पानी से हम लोग देख लिए। अब देखिए उत्खात हम लोग देख लिए, कैसे उत्खात बन जाता है। बेडलैंड, कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, हाँ गलत ढंग से हल चलाने। अब इसका क्या कारण है, इसको आप देखिए समझिए। अब देखिए मान लिया जाए कि भूमि इस तरह से ढालवा है, थोड़ा सा ढालवा है, और बारिश हो तो बारिश होने के बाद इस पर अगर बारिश होगा तो पानी जाहिर सी बात है जिधर से ढालवा रहेगा उधर गिरेगा। अब अगर जुताई हम ऊपर नीचे कर दें, इस तरह से जुताई कर दें, तो जुताई कर देने के बाद ऊपर नीचे करने के बाद एक नली टाइप बन जाएगा इसमें, और पानी जो भी पड़ेगा ना तो इससे होकर के एकदम आसानी से नीचे तक चली जाएंगे, और साथ साथ मिट्टी को भी लेके चली जाएंगी। तो ये गलत जुताई हो गया। अगर इस तरह से जुताई करें, तो इस तरह से जुताई करने के बाद नली तो इधर इधर है, पानी आएगा गिरेगा, लेकिन हर बार जो है एक मेड़ को पार करेगा तो दूसरा मेड़ में जाकर के रुक जाएगा पानी, और मिट्टी को बहाने में इसको बनेगा नहीं। तो ये हम कह दिए कि गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। बात समझ गए हम लोग। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। इसे समोच्च जुताई कॉन्टोर प्लाउइंग कहा जाता है। कॉन्टोर प्लाउइंग मतलब देखे अभी हम बताए आप लोग को, इस तरह से अगर ये हो तो सम उच्च रेखाएं किस तरह से ऊंचा हो रही है, इस रेखा के पैरेलल आप जुताई कीजिए। इस तरह से चास बनाइए, तब जा कर के आपको मिट्टी जो है बहेगा नहीं। नली जो बन रहा है, गड्ढा जो बन रहा है, देखे होंगे आप लोग कि गड्ढा बन जाता है जुताने के बाद, एक लाइन टाइप बन जाता है, मिट्टी का मेड़ टाइप बन जाता है। तो नली न बनने देना है, ऐसे करके जोतना है, बट हम लोग जुताई कर सकते हैं। तो यही कह रहा है सोपान। अब यहाँ पर देखिए समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान मतलब सीढ़ी टाइप बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। वही ऊपर इस तरह से खेत बनाया गया, थोड़ा सा नीचे करके खत बना दिया गया, तो कृषि ये जो सीढ़ीदार टाइप बना देना। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। बड़ा खेत हुआ, अब इस तरह से जैसे ढालवापन है, तो ढालवापन है तो बड़ा खेत है तो उसको एक पट्टी बना दिया गया। उसके बाद फिर नीचे कर दिया गया। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये देखिए एक बड़ा खेत बन गया और यहाँ बीच में घास बना दिया गया, घास 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 घास, मतलब एक बाउंड्री टाइप बना देना। तो इसको हम सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि भी कह सकते हैं। देखिए इससे
सोपान कृषि से अपर्दन नियंत्रित हो जाता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में हाँ, ढलान वाला क्षेत्र में ही ना सोपान कृषि होगा। तो मध्य हिमालय मतलब आप चले जाइए कहाँ, उत्तर प्रदेश के ऊपर आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश की तरफ, उस तरफ, और अरुणाचल प्रदेश में भी, असम में भी, इस क्षेत्र में पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। असम में तो चाय के बागान भी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। हम लोग की ये भी पढ़े थे कि खेत के मेड़ पर अगर पेड़ लगा दिया जाए तो ये भी जो है पवन के बल को कम कर देगा, हवा के बल को कम कर देगा। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर शेल्टर लगाकर रक्षक यानी शेल्टर बेल्ट बनाना भी पवनों को गति कम करता है, जो अभी हम बता दिए। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाँ, पश्चिम भारत मतलब वही आप चले जाइए राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र में जो बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा जो मिट्टी का टीला है, रेत का टीला है, उसको अस्थाई करने में मदद मिला। अगर अस्थाई नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो रेत का टीला, इससे भी तो चीजें उड़ेंगी, तो ये तो अनुपजाऊ हो जाएगा। लेकिन दूसरा जगह जाएगा तो वहां जो है उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस तरह से ये चैप्टर जो है हम लोग का खत्म हो गया। और थोड़ा सा ये जो चीज है ये थोड़ा गवर्नमेंट जैसा भारत के पर्यावरण की दशा, सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह सिद्ध कर दिया है। क्या कर दिखाया भाई, कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जाता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, मतलब मात्र 1 हेक्टेयर में 13 वृक्ष था 1976 में, जो 1992 में बढ़कर 1272 वृक्ष। बताइए, ये ना हुआ कमाल के बात, 1272 वृक्ष प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता। अब पुनर्जनन फिर से अगर उसको हम रिवाइव कर दिए तो अधिक संसाधन की उपलब्धता हो जाएगा। बताइए 1272 को पेड़ हो गया तो उस एरिया में ह्यूमस भी तो मिट्टी में बढ़ रहा होगा खूब, तो कृषि में मदद मिल जाए। कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में अधिक आर्थिक समृद्धि आ जाती है। सुखो मजारी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। और वही 1984 के आसपास न बोला गया, 92 के आसपास चले जाइएगा तो और बढ़ गया होगा। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। हम लोग भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी बन पड़े जरूर करेंगे। घर की पिछुती और लगा देंगे, कम से कम इतना कम है जी। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। जल विभाजक प्रबंधन किसको बोलते हैं, तो हम लोग पानी का बंटवारा जो है, ऐसे कोई नदी अगर बह रहा है तो नदी से ऊपर हम पानी लेकर के जाते हैं और उसको जो है उस एरिया में पूरा छितरा देते हैं, जिससे उस एरिया का मिट्टी जो है ये उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंचाई वाला हो जाता है और इसकी वजह से जो है हरा भरा हो जाएगा। विभाजक प्रबंधन जल का प्रबंधन द्वारा जो है हरा भरा बनाती, ये सब प्रक्रियाएं हो रही है। इंटरलिंकिंग रिवर भी चल रहा है प्रोग्राम, तो इससे भी यहाँ पर देखिए एक फोटो बड़ा अजीब सा ये लिया गया, सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली के द्वारा, ठेकेदार नौकरशाह निगम, भारत सरकार परियोजना। क्या है इसमें भाई, हे भगवान, अभी तक भ्रम है, क्या भ्रम है। ये देखिए पुल बना रहा है, पता ना कहाँ बना रहा है, समुदाय लोग चल रहे हैं, समुदाय में भ्रम है। चलिए, ये कार्टून है, इसका मीनिंग देखिए, समझिए अपने से जो समझ में आए।
इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग चाहें तो आराम से अब बना सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? अब अपने सोचिए कि सीढ़ीदार खेती जो है मध्य हिमालय वाला क्षेत्र में होता है। तब पंजाब में हिमालय है ये नहीं है, हरियाणा में है ये नहीं है, उत्तर प्रदेश के मैदान में हिमालय है ये नहीं है, उत्तराखंड खंड में हिमालय एकमात्र पहाड़ी राज्य यही है। तो यहीं पर आपको सीढ़ीदार खेती बनाई जाएगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग सारा क्वेश्चन बनाने भर पढ़ लिए और अब आप लोग बनाइएगा अपना आराम